नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। एटमॉस मीन्स एयर एंड स्फीयर मीन्स रीजन, दैट इज एयर का वह रीजन जो अर्थ के अराउंड है। एटमॉस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि अगर सपोज दैट एटमॉस्फेयर ना हो तो सन का सरफेस टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ से रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे आता है तो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है। प्रेजेंटली अर्थ का टेम्परेचर हम जानते हैं कि समथिंग अराउंड 20-25 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज रहता है। इसकी वजह से जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर 260 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही साथ इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं सनलाइट्स में, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं जो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ डिजीजेस को फॉर्म कर सकता है। जब ये एटमॉस्फेयर होता है तो इसका मेन रोल ये होता है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन को वापस स्पेस में भेज देता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की। एटमॉस्फेयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है। अगर आप इस मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यह जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये अर्थ के सरफेस के साथ अटैच रहता है। अगर बात करें गैसेस का तो ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन ओनली जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो आपका एटमॉस्फेयर है वो 33 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाएगा। दैट इज अबाउट 99% ऑफ कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इस 33 किलोमीटर के रेंज में ही आ जाता है। आप जैसे जैसे फर्दर ऊपर जाएंगे तो बहुत ही स्मॉल ट्रेस ऑफ गैसेस ही आपको ऊपर मिलेंगे। सिंस सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल इस स्मॉल रेंज में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यू टू लार्ज मास ऑफ गैसेस इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा मास अगर लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में होगा। जैसे आप ऊपर जाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कम है इसलिए इसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज करेगा, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो हाइट इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी आपका जो है वो डिक्रीज करेगा। सेकेंड थिंग, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज्यादा वो अपने एरिया के चारों तरफ फोर्स एग्जर्ट करेंगे। जैसे एक कंटेनर हो गया, इसमें अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल चारों तरफ टकराते रहते हैं इनके वॉल से, एंड ये टकराने की वजह से यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट भी लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ही होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल कम होगा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइट इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी आपका डिक्रीज करेगा विथ एल्टीट्यूड। दूसरे शब्दों में अगर आप नीचे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऊपर में जितने भी गैसेस हैं सबका वेट ये नीचे का लेयर ही झेल रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर का। हम जानते हैं कि जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। अगर आप गैसेस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स में थोड़ी डिस्टेंस होती है, एंड गैस मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं। पार्टिकल्स जितने नजदीक होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, हीट ट्रांसफर उतना ही इजीली होता है। तो अगर हीट ट्रांसफर की बात करते हैं
तो सॉलिड सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, दैट इज वो सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएंगे। इसके बाद वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो सेकेंड अगर आप कहेंगे तो वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, एंड सबसे लिस्ट जो होगी वो आपका गैसेस का होगा। तो अगर किसी भी एरिया में अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एंड उसे सेम हीटिंग दिया जा रहा है, तो सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस गर्म होगा, देन लिक्विड, एंड देन इसके बाद गैसेस होंगे। यही रीजन है कि देखिए, अगर सन से रेडिएशन आ रहा है तो पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं कि गैस के पार्टिकल इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो होता यह है कि यह हीट अर्थ के सरफेस पे आता है। अर्थ के सरफेस पे आने के बाद ये सरफेस की पहले हीटिंग होती है, सरफेस हीटिंग से सरफेस का टेम्परेचर राइज होता है, और ये फिर इसके बाद रेडिएशंस बाहर की तरफ छोड़ने लगते हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक में है वो इस अर्थ के सरफेस से ज्यादा कांटेक्ट बनाएंगे, इस रेडिएशन से भी ज्यादा कांटेक्ट बनाएंगे, और होगा कि टेम्परेचर भी इनका सबसे ज्यादा होगा। मे भी हो सकता है कि सपोज दैट 30 डिग्री हो। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि सरफेस से दूरी बढ़ते जा रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हो सकता है 28 डिग्री सेल्सियस हो। आप अगर और ऊपर जाएं तो एयर की टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। अब ऊपर जाते जाते और भी डिक्रीज करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हाइट इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज करता है। इवन यह जो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है इसे हम एक लैप्स रेट से समझते हैं। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट इज डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर। जैसे देखा गया है कि आफ्टर एवरी किलोमीटर देयर इज डाउनफॉल ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस। पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो इनिशियली जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ एक मोल्टेन फॉर्म में था, मोल्टेन रॉक्स थे यहाँ पे, और इसके एटमॉस्फेयर में इनिशियली गैसेस थे जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दोनों गैसेस बहुत ही लाइट होते हैं। इवन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम वेट जो होता है वह है हाइड्रोजन का एंड देन हीलियम का। एटमॉस्फेयर वेरी हॉट था, बहुत ही गर्म था। अब हुआ ये, इस टाइम पे जब सोलर रेडिएशंस का भी इम्पैक्ट पड़ा तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम ये यहां से उड़कर स्पेस में चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अर्थ के सरफेस का कूलिंग शुरू हुआ। ड्यू टू कूलिंग जो मोल्टेन रॉक्स थे इससे गैसेस निकलना शुरू हुआ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, देन नाइट्रोजन कह सकते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकला, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बाहर निकला। वाटर वेपर जैसे कि आप H2O कर सकते हैं, इसका कंटेंट 60 to 70% था। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 10 to 15%, एंड इनिशियली नाइट्रोजन का कंटेंट 6 to 10% ही था, ज़्यादा नहीं था। हुआ ये कि वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू सम डस्ट पार्टिकल क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, एंड क्लाउड का जब फॉर्मेशन हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल स्टार्ट हुआ। यह रेनफॉल एक दो दिन नहीं, लगभग 40,000 सालों तक चला है। तो हुआ ये कि फर्दर कूलिंग हुआ अर्थ का। फर्दर कूलिंग होने की वजह से यहाँ जो रॉक्स थे इससे और भी गैसेस बाहर निकलने शुरू हुए। धीरे धीरे वाटर वेपर जो कंटेंट था एटमॉस्फेयर में वो कम होते गया बिकॉज ऑफ रेनफॉल, एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना शुरू हुआ, जो कि आज प्रेजेंट डेट में समथिंग अराउंड 78% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेंट ड्यू टू रेनफॉल कम होते गया, और ये धीरे धीरे कम होते होते आज की डेट में ये
समथिंग 29% तक आ गया है। बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे आया। ऑक्सीजन के बारे में देखिए, कुछ थ्योरी ये कहता है इनिशियली जब यहाँ पर वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू सनलाइट यह टूट गया हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। यह हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर आउटर स्पेस में चला गया। जो ऑक्सीजन का एटम बचा वो फिर से ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ, सिमिलर प्रोसेस, इससे ऑक्सीजन गैस बना, और यह ऑक्सीजन गैस फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद ओजोन का फॉर्मेशन किया। इसलिए हम देखते हैं कि आज की डेट में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर के समथिंग अराउंड 30 किलोमीटर के बाद आता है, तो वहां पर एक ओजोन का कंटेंट का प्रेजेंस है। तो ये थ्योरी जो है वो ओजोन के प्रेजेंस को डिफाइन कर देता है। बट यह प्रोसेस जो है वह इतना धीरे है कि प्रेजेंट डे में जो ऑक्सीजन का कंटेंट एटमॉस्फेयर में 21% है अप्रोक्सीमेटली, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ये रिएक्शन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? कहा यह जाता है कि जब ये बहुत सालों तक रेनफॉल हुआ था तो इससे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। जब ये ओशन का फॉर्मेशन हुआ तो ओशंस में बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्शन करते हैं और इससे ये कार्बन निकालते हैं और साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। ये साथ ही साथ और भी जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल प्लांट्स थे, वो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह फोटोसिंथेसिस भी ऐसा प्रोसेस होता है जो CO2 से फाइनली ऑक्सीजन ही जनरेट करता है। धीरे धीरे यह ऑक्सीजन इतना जनरेट हुआ कि हमारा ओशन इस ऑक्सीजन से सेचुरेट हो गया। सेचुरेट मीन्स पानी में जो ओशन का वाटर है उसमें ये एक लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं घुल सकता है। जब नहीं घुल सकता है तो ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो था वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो प्रेजेंट डे जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वो ड्यू टू द सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ओशन के बाद ही प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि लाइफ फॉर्म का जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था यह ओशन में पहले स्टार्ट हुआ है, देन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हुआ है। फाइनली अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इसके बाद आर्गन भी हो गया, ओजोन। जैसे नाइट्रोजन की बात अगर करें तो नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में 78% है अप्रोक्सीमेटली। ये आपका 21% हो गया अप्रोक्सीमेटली। कार्बन डाइऑक्साइड समथिंग अराउंड 0.03% है। आर्गन जो हो गया आपका 0.93%। एंड ओजोन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, 0.06% है। तो जिस थ्योरी से हमने डिफाइन किया था ओजोन फॉर्मेशन को, अगर वो ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करते, ऑक्सीजन का भी कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और होता है वाटर वेपर, जिसका मेन रोल होता है इंसुलेटिंग इफेक्ट। होता ये है कि जब कभी सरफेस पे हीट ज़्यादा आने लगता है तो वाटर जो भी अवेलेबल है सरफेस पे, यह इवोपोरेट होता है इस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से। हम जानते हैं कि अगर वाटर हो तो यह वेपर बन जाता है और इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सेस ऑफ हीट होता है वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से यह एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एक तरह से नॉर्मल रखता है। सेकेंड थिंग इज डस्ट पार्टिकल। ड्यू टू हीटिंग जब सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल हैं, ये एयर मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब करके
ऊपर जाने लगते हैं। साथ ही साथ ये जो डस्ट पार्टिकल हैं इसे भी अपने साथ ये ऊपर लेके जाते हैं। आप देखे होंगे बहुत बार जब हवाएं चलती है तो डस्ट पार्टिकल भी ऊपर उड़ते हैं। या डस्ट पार्टिकल का रोल क्या है? अदर थिंग इज डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल का मेजर रोल है वह है एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आपने सॉल्ट को देखा होगा, अगर आप सॉल्ट को कहीं बाहर रखते हैं तो वह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। इसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल हैं ये भी वाटर वेपर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब ये डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। यह एक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियस में से एक सेंटर की तरह काम करते हैं जो चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से मल्टीपल डस्ट पार्टिकल हो तो मल्टीपल इस तरह से वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। यही वाटर के ड्रॉपलेट्स एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो एज ए रेनफॉल ये जमीन पे गिरते हैं, जो कि हम रेनफॉल की तरह देखते हैं। सेकेंड रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है वह है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैला देना। जब सनलाइट धरती पर आता है तो इस सनलाइट में जो विजिबल लाइट है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं, इसमें 7 कलर होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर आप देखेंगे तो सबका एक वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो ये कितने डिस्टेंस में एक कंप्लीट अपना मूवमेंट कर पाता है। तो अगर वेवलेंथ की बात किया जाए तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक एक कदम के बाद दूसरा कदम लेगा तो सबसे लंबा कदम इसका होगा। उससे छोटा वेवलेंथ होता है ऑरेंज का। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि जो वायलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इंडिगो की इससे बड़ी बड़ी होती है और ये इस तरह से इंक्रीज करता है। डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में है ये भी मूव करते रहते हैं, तो सपोज दैट इसकी भी वेवलेंथ है। अब अगर वॉयलेट लाइट की बात करो तो वॉयलेट लाइट अगर इधर से आएगा तो ये इससे बाहर नहीं जा पाएगा। अगर रेड की बात करें तो रेड का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि रेड लाइट इस डस्ट पार्टिकल के वेवलेंथ को क्रॉस कर जाए। और होता यही है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन सब के जो वेवलेंथ्स हैं वो इजीली डस्ट पार्टिकल को पार नहीं कर पाते हैं। ऑरेंज हो गया एंड रेड हो गया, ये टू सम एक्सटेंट इस डस्ट पार्टिकल के वेवलेंथ को पार कर पाता है। इसकी वजह से अगर आप मॉर्निंग टाइम में देखोगे, सुबह के टाइम में और इवनिंग में देखोगे अगर मान लो, तो होता ये है कि ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर ओनली और ड्यू टू द सन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ओनली, ये जो सनलाइट है इसका बस रेड एंड ऑरेंज ही हमें अर्थ पे दिख पाता है, सरफेस पे दिख पाता है। इसलिए मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हमें जो सन है या इवन जो स्काई है वो हमें रेड एंड ऑरेंज कलर के ही दिखते हैं मैक्सिमम। इवन अगर बात करते हैं आफ्टरनून का, तो ये जो वेवलेंथ्स आ रहे हैं तो रेड एंड ऑरेंज अर्थ तक पहुंच पाते हैं, बट ये जो वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, यह तीनों होता है कि डस्ट पार्टिकल के वेवलेंथ से टकरा कर ये इधर उधर ही भागते रहते हैं, स्पेस में रह जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर तक ही रह जाते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। इसके लिए पहले हम ये देखते हैं, सपोज दैट एक कंटेनर है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर सेम है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा इट मीन्स दोनों ही कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो दोनों सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से मूवमेंट भी इनका सेम होगा। और जब मूवमेंट सेम होगा तो ये दोनों जगह प्रेशर भी सेम होगा। इट मीन्स टेम्परेचर अगर इक्वल है
तो प्रेशर भी एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी दोनों जगह सेम ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी एक दूसरे के बराबर होगा। सपोज दैट अब एक कंटेनर जो है इसे हम हीटिंग करते हैं, तो इसका सरफेस को जब हम हीट करेंगे तो होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ जो मॉलिक्यूल हैं इसको ज़्यादा हीट मिलेगा। ज़्यादा हीट मिलेगा तो ये ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो ये दोनों का कोलिजन भी ज़्यादा होगा। ऐसे में ये पार्टिकल चाहेंगे कि जितने ज़्यादा वो एक्सपैंड कर सकें, और एक्सपैंड करने के लिए ये, सिंस नीचे तो स्पेस है नहीं, तो ये ऊपर ही जाना चाहेंगे। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि फॉर फ्री मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है कि पहले अगर 6 मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे, तो ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर जो कि अब 40 डिग्री हो गया है, जस्ट डबल हो गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अब हो सकता है कि जस्ट 3 पार्टिकल रहे, तभी इनका मूवमेंट हो पाएगा। तो आपने देखा कि ये जो 3 पार्टिकल हुए ये इसलिए हुए क्योंकि बाकी के जो पार्टिकल थे वो ऊपर मूव कर गया। एक चीज तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी कभी हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने की वजह से इनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ता है, और ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देते हैं। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो क्या होगा, पहला बात, इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो है, डेंसिटी, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब जो डेंसिटी कंटेनर 1 का है वह कंटेनर 2 से कम हो जाएगा। जब डेंसिटी कम है यहाँ पे, दूसरा चीज, यहाँ पर अभी भी 6 पार्टिकल है, तो 6 पार्टिकल की वजह से प्रेशर हो रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी सेकंड साइड की तुलना में यहाँ पे कम हो जाएगा। इट मींस प्रेशर ऑफ 2 जो है, कंटेनर 2 का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ कंटेनर 1 से ज्यादा होगा। इस दोनों कंडीशन में क्या होगा कि सिंस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है और ज्यादा डेंसिटी है, तो ये गैसेस इसे ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर दोनों जगह पर सेम था, तो दोनों जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगभग सेम थे, डेंसिटी सेम था, प्रेशर सेम था। आपने जब टेम्परेचर राइज किया तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल था वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल ऊपर चले गए। यह जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाने की प्रोसीजर है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसी को हम कन्वेक्शन करंट के रूप में पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद फिर से क्या होता है कि ये प्रोसेस तब तक चलता है मूवमेंट का जब तक कि दोनों तरफ फिर से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर ना हो जाए, प्रेशर एंड डेंसिटी फिर से पूरे एरिया का सेम ना हो जाए। बड़े लेयर पे अगर आप देखेंगे तो अर्थ के सरफेस पे भी यही होता है। सपोज दैट ये लैंड एरिया हो गया और इसके बाद ये वाटर एरिया हो गया। जानते हैं कि लैंड का जो हीटिंग होता है और वाटर का हीटिंग होता है, इन दोनों में रेट ऑफ हीटिंग बहुत ही डिफरेंट है। होता ये है एक्चुअल में कि वाटर के मॉलिक्यूल में स्पेस होता है, तो जो भी हीट आता है वह केवल सरफेस पे ही नहीं रहता बल्कि डीप डाउन अंदर तक चला जाता है। तो जब तक ये पूरा वाटर का जो क्वांटिटी है, इतने सारे क्वांटिटी जब तक पूरा हीटेड अप नहीं होंगे तब तक ओवरऑल टेम्परेचर इसका राइज नहीं करेगा। लेकिन जो अर्थ का सरफेस है बहुत ही कॉम्पैक्ट, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो हीटिंग है वो ज्यादा डाउन नहीं जा पाता। तो जो अपर लेयर है जस्ट यही सारे के सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो सरफेस है सॉलिड का वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड सरफेस। तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ हीटिंग की बात अगर किया जाए तो ये सॉलिड का ज्यादा होता है लिक्विड से। इट मींस अगर आप दिन के टाइम में देखेंगे तो ड्यू टू हीटिंग हो सकता है कि टेम्परेचर ऑफ लैंड जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, फॉर द सेम टाइम यहाँ का टेम्परेचर हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस हो।
और जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा कि जो एयर मॉलिक्यूल इस लैंड के नज़दीक में है ये भी उतना ही जल्दी गर्म होंगे जितना जल्दी कि आपका लैंड का सरफेस गर्म हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये उतना ही जल्दी ऊपर राइज करेगा। जब ये राइज करेगा तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा साथ में डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। इट मीन्स यहाँ पे वैक्यूम टाइप क्रिएट होगा, खाली टाइप का, गैसेस है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको भरने के लिए क्या होगा कि जो आस पड़ोस में एयर है, जो वाटर के ऊपर के जो एयर हैं, ये इधर ब्लो करेंगे एंड फाइनली सब कुछ फिर से मेंटेन हो जाएगा। इसी को आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि देखिए, अगर एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एयर ज़्यादा टेम्परेचर पे है वो ज़्यादा गर्म है। इट मीन्स कि वहाँ पे मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इनका मूवमेंट ज़्यादा था और ये कन्वेक्शन की वजह से ऊपर चले गए। सो जब टेम्परेचर कम होगा, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल नज़दीक में होंगे। एनर्जी कम है क्योंकि इनकी, और जितने ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा इन अनस्टेबिलिटी होगा, उतने ही मॉलिक्यूल कम होंगे। जब किसी एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो मास भी ओवरऑल कम होगा इस एरिया का। तो हम ये कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस का कम होगा विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हल्का है। जो एयर हल्का है वो अपने बगल वाले एयर जो उससे भारी है उसकी तुलना में अगर ये हल्का है तो ये ऊपर राइज करता रहेगा। जैसे मान लो, हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसे हम लैप्स रेट भी कहते हैं। जैसे 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज करता है। मे भी हो सकता है कि 20 से यहाँ पे टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बट यहाँ पे क्या होगा, 25 से अगर कम होगा तो ये 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। स्टिल यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, अभी भी ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है। इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होंगे विथ रिस्पेक्ट टू 14 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी कम होगी, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये एयर और भी राइज करेगा। तो ये कब तक राइज करेगा, बात ये आ जाता है। सपोज दैट कि और भी ऊपर जाते जाते ये जो पॉकेट ऑफ एयर है, इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्या ये एयर इसके बाद राइज कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज देखते हैं कि सिंस इस टेम्परेचर का, इस एयर का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पे ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंस इसके बगल का एयर ज्यादा इससे लाइटर है, मतलब यहाँ पे ज्यादा लाइटर एयर है, बिकॉज जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा लाइटर एयर होंगे, हल्का होगा। 90 डिग्री पे है, मतलब कि अगर कहा जाए तो डेंसिटी ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस जो गैस होगा वो तो फिर भी कम ही होगा ना डेंसिटी ऑफ 19 डिग्री सेल्सियस से। तो सिंस इसके ऊपर का एयर ज्यादा लाइटर है, हल्का है, और ये एयर ज्यादा भारी हो गया, तो ये फर्दर राइज नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर में जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट से, सरफेस से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसी हम लैप्स रेट कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा सर्कमस्टांस आता है जब टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इसके बाद ये यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर गया, इसे ही हम टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। और ड्यू टू दिस टेम्परेचर इन्वर्सन ओनली, जो फर्दर राइजिंग एयर है वो स्टॉप हो जाता है, वो राइज नहीं कर पाता है। मैक्सिमम अगर एयर की बात की जाए कि ड्यू टू हीटिंग अगर राइज हो पाई, तो जो
लेयर हो गया, जो जोन हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन का, ये केवल यहीं तक जा सकता है। इसके बाद ये या तो फिर दोनों तरफ फैल जाता है या तो फिर यहाँ से वापस नीचे डिसेंड करता है ड्यू टू कूलिंग। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहला जो लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस मीन्स मिक्सिंग एंड स्फेयर मीन्स रीजन, दैट इज रीजन ऑफ मिक्सिंग। तो आप अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे जो कि लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कन्वेक्शन होता है, दैट इज हीटिंग की वजह से एयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा राइज होता है और यह ऊपर तक उठता है। ये तब तक ऊपर उठता है एयर जब तक कि टेम्परेचर इन्वर्जन ना मिल जाए, दैट इज एयर के टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा हो। ये होता है एक लेयर के बाद, ट्रोपोपॉज के बाद। ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग एंड पॉज मीन्स स्टॉप। तो ये एक लेयर है जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसके बाद मिक्सिंग इसलिए स्टॉप हो जाती है क्योंकि फर्दर अगर आप ऊपर जाएंगे, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तो इसी लेयर में ओजोन गैस होता है। यह ओजोन गैस ड्यू टू सनलाइट एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ओजोन का कंटेंट थोड़ा बढ़ते जाता है। यह ओजोन हीट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ये तब तक होता है जब तक कि हम स्ट्रेटोपॉज पे पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोपॉज के बाद फर्दर कोई भी गैसेस इस तरह का ओजोन की तरह का नहीं है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे, इसलिए फर्दर फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर फिर से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बट इसके बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी गैस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो टेम्परेचर इंक्रीज करे, तो डिक्रीज करते करते टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, -100 डिग्री सेल्सियस पे है। फर्दर यहाँ पर मेसोपॉज है। मेसोपॉज के बाद आगे आने वाला लेयर में आप देखेंगे तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज होने का रीजन है आयंस। जितने भी गैसेस हैं, आपने जैसे पढ़ा था, इनिशियली हमने देखा था कि जब हमारा एटमॉस्फेयर बना था उस समय इनिशियली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम थे। ड्यू टू सोलर रेडिएशन वो सरफेस से उठकर बाहर की तरफ चले गए। वो बाहर कहाँ गए? वो एक आयनोस्फेयर में जाकर अटक गए हैं। ड्यू टू दिस आयंस ओनली, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, यहाँ आयनोस्फेयर का भी टेम्परेचर राइज करना शुरू कर जाता है। टेम्परेचर वहां पे राइज करता है जहां पे देयर इज सम रीजन टू राइज। अदरवाइज, जैसा हमने लैप्स रेट के बारे में पढ़ा है, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, ये होल्ड करता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर का जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक होता है। 8 किलोमीटर कहाँ पे होगा? पोल्स पे होगा। जैसे देखिए, ट्रोपोस्फेयर को हम कहते हैं रीजन ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्स होना। कैसे मिक्स होना? जैसे एयर जो मॉलिक्यूल है वो ड्यू टू हीटिंग ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वो और भी जो आस पड़ोस के गैसेस है उससे मिक्स होता है। फर्दर इसके बाद वो राइज नहीं कर पाता। जैसे जो भी गैसेस यहाँ पे राइज कर रहे हैं वो फर्दर राइज ना करने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स बनाते हैं, एंड इधर ही जो भी डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, मिक्स होते हैं। इधर से ही ये गैसेस फर्दर एक्सपैंड होते हैं दोनों डायरेक्शन में, या यहाँ से ही डिसेंड करते हैं। तो अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सन ओवरहेड होता है। इट मीन्स डायरेक्ट हीटिंग होने की वजह से जो इक्वेटर पे एयर है वो सबसे ज्यादा राइज करेगा, बहुत ज्यादा राइज करेगा। तो ये अप टू 16 किलोमीटर तक राइज करता है। इसलिए रीजन ऑफ मिक्सिंग जो इक्वेटर पे है वो 16 किलोमीटर तक है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सन का हीटिंग डिक्रीज करते जाएगा, एंड इसलिए एयर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होते जाता है, एंड फाइनली पोल पे आकर ये 8 किलोमीटर तक हो जाता है। तो अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो इसी लेयर में सारे के सारे कन्वेक्शन होते हैं, तो इसे हम कॉन्वेक्टिव रीजन भी कहते हैं।
सारे क्लाउड फॉर्मेशन जो है ये अप टू ट्रोपोस्फेयर ही हो पाता है, क्योंकि मैक्सिमम एयर जो है बस यहीं तक राइज कर पाता है, इसके बाद नहीं कर पाता। ट्रोपोस्फेयर के बाद अगला रीजन एक नैरो जोन जो आता है, इसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। दैट इज द रीजन वेयर द मिक्सिंग स्टॉप्स। यहाँ पर कोई भी फर्दर एयर का राइज नहीं होता, कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंस यहाँ पर कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी विंड स्पीड का वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसलिए जो भी एरोप्लेन होते हैं वो मैक्सिमम इस एरिया में ही फ्लाई करते हैं। ट्रोपोपॉज के बाद आगे का जो ऊपर का लेयर है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर ओजोन गैस है। यह ओजोन गैस ड्यू टू सन हीटिंग ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम बनाता है। ये ऑक्सीजन एटम फर्दर फिर से किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, या ऑक्सीजन फिर से किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाता है, और ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है। एंड इसी में आपका जो सनलाइट है वह एब्जॉर्ब होते रहता है, ड्यू टू विच ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका टेम्परेचर राइज करता है, एंड ये टेम्परेचर इन्वर्सन को दिखाता है। फर्दर मेसोस्फेयर में जाएंगे तो मेसोस्फेयर में कुछ भी गैसेस नहीं है, इसलिए टेम्परेचर डाउनफॉल होता है। एंड इसके बाद अगर आप आयनोस्फेयर की बात करेंगे तो आयनोस्फेयर वह लेयर है जहाँ पे आयंस ही आयंस है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इस तरह से हो गया। यहाँ पर ये जो गैसेस हैं आप अगर देखेंगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में इवन अप टू 80 किलोमीटर, जो कि आपका मेसोस्फेयर है, यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैस होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैस का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी मिक्स्ड हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम अभी भी जो सांस लेते हैं इसमें कुछ भी गैसेस अलग नहीं है। जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मिक्स्ड हैं वो एक साथ हम इनहेल करते हैं और उसे एक्सहेल करते हैं। आप अगर मेसोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी गैसेस हैं वो आयंस के रूप में अरेंज होते हैं, तो ये अपने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन एज ए मॉलिक्यूल अवेलेबल रहता है। सिंस इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इनका टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे लोएस्ट लेयर में मिलेगा जो कि हैवी होता है, इसके ऊपर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन के बाद आपको हीलियम, एंड हीलियम के बाद सबसे ऊपर में हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये अपर आयनोस्फेयर में, दैट इज अबव मेसोस्फेयर,